क्लास अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की थी कि एक वेव कैसे दिखाई देती है। क्या वो बात सब लोग को समझ में आ गई थी? ऑल ऑफ यू वर कंफर्टेबल विद दैट? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड वेव्स का दूसरा लेक्चर। साउंड वेव के दूसरे लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बातों के बारे में जो आपको स्टार्टिंग से ही पता रहना चाहिए। वैसे चैप्टर में बहुत सारी चीजें स्किप कर दी गई हैं, जैसे कि चैप्टर में 8.2 टॉपिक स्किप कर दिया गया है, 8.3 स्किप कर दिया गया है। 8.2 और 8.3 अगर स्किप कर दिया गया है तो 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2 ये सब टॉपिक भी ऑटोमेटिकली स्किप हो जाते हैं, क्योंकि 8.2 और 8.3 इसी टॉपिक के बेस्ड पे ही आगे के टॉपिक्स है, जो है 8.4, उसके बाद 8.5 और उसके बाद 8.5.1। तो ये टॉपिक जो अभी आप देख रहे हो ये स्किप नहीं हुए, ये हैं पर ये स्किप हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक स्किप हो गए हैं हमें उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये वाले चीजें भी समझ में आए। सबसे पहले इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे ये कहा था कि एक वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये आपकी वेव है। इस तरह से सपोज कीजिए आप इस तरह से एक वेव ड्रॉ करते हैं। याद रखिए ये आपके वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप यहां पे टाइम लिख सकते हैं और आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। यानी कि जो ग्राफ आपने बनाया है वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कर रहा है। जिस पार्टिकल के बारे में हमने साउंड वेव में बात की थी, पार्टिकल किसका हो सकता है? पार्टिकल हो सकता है मीडियम का। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में एयर नाम का मीडियम है। ये जो एयर नाम का मीडियम है, इसके जो पार्टिकल होंगे इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनका, वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक और फिर वापस एक एक्सट्रीम पोजीशन तक होगा। इन तीनों पॉइंट के बीच में आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है तो इस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका पार्टिकल इसके आगे नहीं जा सकता, सिर्फ इतना ही जा सकता है। ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को आप बोलोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? एम्पलीट्यूड मतलब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितने दूरी तक ट्रैवल कर सकता है, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक।
इस चीज को हम प्लस ए बोलेंगे। प्लस ए क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप यहां से यहां तक जाओगे, ये भी आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा, बट हम इसको माइनस ए बोलेंगे। याद रखिए, जब आप प्लस बोल रहे हैं तो आप मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जब आप माइनस बोल रहे हैं तो आप मीन से नेगेटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। जब ग्राफिकली आप इसी चीज को प्लॉट करते हैं तो ये जो हाइट आपको यहां पे मिल रही है, दिस हाइट इज प्लस ए, और ये जो हाइट है यहां पे, दिस इज माइनस ए। भूलिए मत, आपने ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में रखा है, तो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, फिर वापस कम हो रहा है। तो ये चीज इस तरह से दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को एम्पलीट्यूड सिर्फ ग्राफ के फॉर्म में समझ में आता है, ऐसे में भी समझिए, ये चीज मीन है, ये चीज एक्सट्रीम है, उसके बीच में आपका एम्पलीट्यूड है। याद रखिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको आप एम्पलीट्यूड कह रहे हो। यहां पे मैं x बराबर प्लस ए भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं x बराबर माइनस ए भी लिख सकता हूं। x क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब आपका पार्टिकल मीन से यहां गया तो उसने प्लस ए नाम का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। समझिए, अगर आपका पार्टिकल यहीं तक गया तो, अगर आपका पार्टिकल यहीं तक गया तो, सेंटर पॉइंट तक गया तो, सेंटर पॉइंट तक गया तो आप बोलेंगे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? x बराबर a/2 का। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि पार्टिकल ने अब आधा ट्रैवल किया है। पूरा ट्रैवल करता तो आप उसको a बोलते, आधा ट्रैवल किया है इसलिए आपने उसको a/2 लिख दिया। बस इतनी बात याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड में भी होता है और एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड में भी होता है। बस पॉजिटिव साइड के एम्पलीट्यूड की वैल्यू और नेगेटिव साइड के एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस प्लस और माइनस साइन क्यों लगाया जा रहा है? ताकि आपको यह बात पता चले कि ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि प्लस एक्स में है, और ये वाला माइनस एक्स में है। कितने लोग को एम्पलीट्यूड समझ में आया? क्या सब लोग के दिमाग में एम्पलीट्यूड नाम की चीज क्लियर है? एनी डाउट्स? बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली जो चीज आपको पता होनी चाहिए उसको बोला जाता है वेव की लेंथ, यानी कि वेव लेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ये डिनोट करने का तरीका है, आप उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं वेव लेंथ को। ठीक है, वेव लेंथ का मतलब क्या होता है? क्या सही? एम्पलीट्यूड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन का Manish, have you attended the previous lecture? मनीष, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था? आप अगर बोल रहे हो वेव्स अप एंड डाउन जाती है, इसका मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया। वेव्स अप एंड डाउन नहीं जाती। यस साई, एब्सोल्युटली करेक्ट। एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है,
सर हम कैसे जज कर सकते हैं कि पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशन इतनी है? हम जज नहीं करते अमन, हम जज नहीं करते। एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन के मदद पे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है ऐसा डिस्टेंस बिटवीन टू successive particles which are in same state of vibration। समझाता हूं, अच्छी तरह से बात को समझे। ठीक है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चैप्टर में आगे जाके आपको कभी भी इन सब चीजों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो। इसे जो भी मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से समझे। ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है, नहीं है ये टॉपिक, पर फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें आगे चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अच्छी तरह से समझे। सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसी एक वेव है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। यहां से लेके यहां तक जो वेव आप देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली वेव यहां से लेके यहां तक एक पर्टिकुलर पार्टिकल को डिनोट करती है। इसके आगे जो वेव आप देख रहे हैं वो दूसरे पार्टिकल को डिनोट करती है। पर मैंने दोनों को साथ में क्यों बनाया है? मैंने दोनों को साथ में इसलिए बनाया है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेट करते समय दूसरे पार्टिकल को भी तो धक्का मारता है। फिर वो धक्का आगे जाके तीसरे पार्टिकल के पास जाता है। एक पार्टिकल, क्लास जस्ट अ मिनट, क्लास सॉरी, चलिए स्टार्ट करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक पार्टिकल, एक पार्टिकल की ये वेव है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया बैठे कि मैं क्या बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा इस वाले पार्टिकल को देखें, ये वाला पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ये वाला पार्टिकल इस वाली वेव को जनरेट करेगा ग्राफिकली। ठीक है, फिर अगला वाला पार्टिकल जो होगा, समझिए वो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो वो ये वाली वेव जनरेट करेगा। प्लीज बात को समझिए। जब आप वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स ऐसी होती हैं, टू टू टू। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी वेव बनाता रहता है ग्राफिकली, या एक पर्टिकुलर पार्टिकल अपना वाइब्रेशन तैयार रखता है, टांग 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 करता रहेगा। उसके आगे अगर आपने एक और वेव बनाई तो वो वेव दूसरे पार्टिकल की है जो आपने उसके आगे बनाई। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
कि एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के कहीं और नहीं जाता। यह बात मैंने कल आपको बताई थी कि एक मेरे मुंह के पास वाला पार्टिकल क्या आपके कान तक जाता है? नहीं जाता। तो अगर पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता और वो अपने जगह पे ही ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, तो ये जो वेव है ये यहीं पे बनती जाएगी ऐसा, टू खत्म, फिर वापस यहां से शुरू होगी, टू खत्म। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल की वेव हम जस्ट उसके आगे बनाएंगे, टू खत्म। तो क्या आपको पता चल रहा है कि जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है वो एक पार्टिकल की वेव है, और जो मैंने अगला आपको मरून कलर का, लाइट मरून कलर का जो चीज दिखाया है वो दूसरे पार्टिकल की वेव है। इसके आगे अगर मैंने और एक वेव बनाई तो वो तीसरे पार्टिकल की बनेगी। ऐसे आगे बढ़ते 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 हम बहुत सारे पार्टिकल की वेव्स एक साथ बना सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आया ये चीज? पक्का? क्या आप वेवलेंथ समझने के लिए तैयार हैं? बहुत ही बढ़िया। ध्यान से मेरी बात सुनना, सब लोग का ध्यान मेरे पास यहां पे होना चाहिए। वेवलेंथ का मतलब होता है ऐसा डिस्टेंस किसी भी दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में। सक्सेसिव, द वर्ड सक्सेसिव मींस एक के बाद एक, यानी कि ग्रीन पार्टिकल के बाद ये वाला पार्टिकल आ रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में वेवलेंथ लिखी जा सकती है, एक के बाद एक पार्टिकल। ठीक है? दूसरा आपको क्या समझना है? वेवलेंथ उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो डिस्टेंस है जिसमें दोनों पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। दोनों पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए आप पहले वाले पार्टिकल को यहां पे चूज करते हैं। यस क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो एक दूसरे धक्का मार रहे हैं ना। कल हमने धक्का पढ़ा था, याद है? हो सकता है ग्रीन कलर का पार्टिकल मेरे मुंह के पास हो और उस ग्रीन कलर के पार्टिकल को मैंने सबसे पहले धक्का मारा, तो उसने जाके फिर अगले वाले पार्टिकल को धक्का मारा। यस आयशा, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हो आप। एक पार्टिकल के बाजू में दूसरा पार्टिकल, उसके बाजू में दूसरा पार्टिकल। तो ये जो दो पार्टिकल हैं ये बाजू बाजू में है। सक्सेसिव का मतलब बाजू बाजू में होने चाहिए। ठीक है? सो क्लास आ रहे हैं प्रथमेश ठाकरे आ रहे हैं, सब सब बताया जाएगा। पहले हम वेवलेंथ समझ लेते हैं, उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? सपोज कीजिए आपने पहले वाले पार्टिकल को यहां पे चूज किया। ठीक है? पहला वाला पार्टिकल यहां है। अब दूसरा वाला पार्टिकल भी ऐसे ही जगह पे होना चाहिए। तो पहला वाला पार्टिकल जो आपने चूज किया है वो आपने चूज किया है क्रेस्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो जब दूसरा वाला पार्टिकल का क्रेस्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट आप चूज करोगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा लैम्डा। ध्यान से बात को समझे। लैम्डा दो पार्टिकल के बीच में वो डिस्टेंस माना जाता है जिसमें दोनों पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वो सेम जगह पे होने चाहिए। अगर पहला वाला पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो दूसरा वाला पार्टिकल भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा माना जाता है। सपोज कीजिए आप बोले नहीं सर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई और पॉइंट में इंटरेस्ट है। तो अगर हमने ऐसा चूज किया कि आपका पार्टिकल यहां है पहले वाला पार्टिकल, तो दूसरा वाला पार्टिकल कहां होना चाहिए? दूसरा वाला पार्टिकल अगर यहां माना जाए तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इसको भी लैम्डा बोला जा सकता है। अमन पठान, किसने बोला आपको पार्टिकल तो सेंटर में होता है? आप ग्राफ पढ़ रहे हो कि आप वो वाला डायग्राम पढ़ रहे हो? वेव की लेंथ
मैं आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं कि किस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल सही, ये होगा आपका लैम्डा। जो मैंने दूसरा वाला लैम्डा आपके सामने पेश किया है, ये बुक में अक्सर दिखाया जाता है। छोटे छोटे टेक्स्ट बुक्स में जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो बोला जाता है ये लैम्डा होता है। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला वाला पार्टिकल आपने कहां माना है? पहला वाला पार्टिकल आपने मीन पे माना है, दूसरा वाला पार्टिकल भी मीन पे माना है, इसको भी आप लैम्डा बोल सकते हो। चलो और थोड़ी बातचीत करते हैं। सपोज कीजिए आप बोलते हो नहीं सर, मैं यहां पे मानना चाहता हूं मेरा पहला पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल भी वहीं पे मानना पड़ेगा। ये हो गया आपका दूसरा पार्टिकल। अब इस डिस्टेंस को भी आप लैम्डा बोल सकते हो। यानी कि आपने अगर दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया तो उसमें अनगिनत लैम्डास बना सकते हो आप, अनगिनत। क्योंकि आपको करना क्या है? आपको खाली एक डिस्टेंस नापना है। किसके बीच में? दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में। बस वो दोनों पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होने चाहिए। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब दोनों के दोनों पार्टिकल्स एक ही जगह पे होने चाहिए। अगर आप पॉजिटिव की पीक पे हैं तो आप भी पॉजिटिव के पीक पे माने जाएंगे। सपोज कीजिए आपने बोला नहीं, मैं इसको लूंगा इधर, तो ठीक है भाई, आप इसको भी लीजिए इधर। ये जो डिस्टेंस है इसको भी लैम्डा बोल सकते हो। बचपन में बच्चे के दिमाग में एक ऐसी धारणा बना दी जाती है कि बच्चे को लगने लगता है कि लैम्डा ऐसा होता है, ये आपकी वेव है, बच्चे को लगता है इसको लैम्डा बोलते हैं। बचपन में टेक्स्ट बुक्स में लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या दिया गया है? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। अगर आप याद करेंगे तो बचपन में इसी तरह के डेफिनेशंस आपको लैम्डा के बारे में बताए गए हैं। ये डेफिनेशंस गलत नहीं है, पर ये डेफिनेशंस अधूरे हैं। सही डेफिनेशन ये वाला है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। लैम्डा का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब जिसमें लैम्डा को लिखा जाता है, वो होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। और कभी कभी आप वेवलेंथ को मीटर में भी लिखते हो। 1 मीटर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। मोस्टली आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही दिखाई देगा। कभी कभी हो सकता है आपको वेवलेंथ मीटर में दिखाई दे, क्योंकि मीटर डिस्टेंस का यूनिट है और एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस का यूनिट है। पर मोस्टली आपको एंगस्ट्रॉम में ही दिखाई देगा। पर कभी कभी हो सकता है कि आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ गलत डेफिनेशन नहीं है, पर मैंने आपसे कहा कि वो अधूरी डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। थोड़ा नॉलेज बढ़ाने की हमें जरूरत है। ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है। चाहे तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये तो तुम्हें पता है वेवलेंथ क्या होता है, पर मुझे पता है तुम्हें पता है वेवलेंथ क्या होता है, पर तुम्हें उतने डीपली नहीं पता कि वेवलेंथ क्या होता है। अभी भी अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो कृपया करके पूछे, बोलिए। डन। सब लोग का रिप्लाई क्यों नहीं आता मुझे? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। क्या मैं सिर्फ 20 25 या 30 लोगों का रिप्लाई आता है? बाकी के 10 15 लोग क्या करते हैं? अचार डालते हैं। नो साई, वेवलेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? ऐसा होगा आप घर पे आके बोलोगे मैंने -20 मीटर ट्रैवल किया, इज इट पॉसिबल? सेम होती है सूरज,
सर वेवलेंथ को डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट साइकिल भी बोल सकते हैं अमन, बट मैं चाहूंगा कि आप वैसे डेफिनेशंस याद ना करें। सर इज द वेवलेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स सेम और कांस्टेंट सिंस द टाइप्स ऑफ द पार्टिकल, यस यस वेवलेंथ इज कांस्टेंट चंद्रप्रभा। आप किसी भी दो पार्टिकल के बीच का वेवलेंथ निकालेंगे सेम आएगा। सर ए और एम क्या है, किधर लिखा मैंने ए और एम? यहां पे ए, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं शिफा, एंगस्ट्रॉम। डू यू वांट मी टू राइट इट डाउन? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम देखिए मैं लिख के बताता हूं आपको, ए एन जी एस टी आर ओ एम, एंगस्ट्रॉम। और एम आपका क्या है, मीटर्स है, ठीक है। प्रथमेश ठाकरे, वेवलेंथ 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाली है आपने अभी, उसके लिए आपको वेवलेंथ के साथ साथ आपको वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो आपको वेलोसिटी भी बताना पड़ेगा, आपको वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू आप v बाय एन कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे 30 पुट कीजिए, वेलोसिटी की जगह पे आप, वेलोसिटी आपने बताई नहीं है, अगर आपको वेलोसिटी पता होगी उस वेव की तो वो यहाँ पुट कर लेना, डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्रथमेश? ये सूरज, वेवलेंथ के फॉर्मूलाज भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, अब हम धीरे धीरे हम सब कुछ सीखने वाले हैं। पर मुझे डर इस बात का है कि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर आगे जाके क्या मतलब। तो अगर आप मुझे ये बात बता दें कि सर हमें वेवलेंथ समझ में आ गया है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, बढ़ू आगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी प्रथमेश ठाकरे ने हमें एक चीज, मैंने अभी कुछ लिखा था यहाँ पे, जिन्होंने उन्होंने सवाल पूछा था, वही मेरा अगला चीज होगा, वो है फ्रीक्वेंसी। सुना होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। सर एंगस्ट्रॉम का क्या काम है बेटा? एंगस्ट्रॉम यूनिट है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट है, ठीक है। 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के बराबर होता है। तो अगर आपको कभी भी टेक्स्ट बुक में वेवलेंथ दिखेगी ना, ऐसे दिखेगी 540 एंगस्ट्रॉम, ऐसी आपको वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, 540 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 540 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ऐसा। समझ रहे? सबको समझ में आ रहा है एंगस्ट्रॉम में क्या हमें करना है? इज एंगस्ट्रॉम यूज्ड इन एनी अदर पैरामीटर्स? नो, एंगस्ट्रॉम इज ओनली यूज्ड फॉर वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ, ठीक है। बहुत छोटा यूनिट है ना, 10 टू द पावर -10 मीटर्स का यूनिट है, तो बहुत छोटा यूनिट है। तो वेव की जो लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। वेव का यूनिट नहीं है बेटा, वेव लेंथ का यूनिट है, वेव लेंथ, वेव का नहीं, वेव लेंथ का यूनिट है, ठीक है। चलिए अगली चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम की चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक बस स्टॉप है जिसका नाम है स्वारगेट, पुणे में एक बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप से समझिए हम एक पर्टिकुलर जगह जाने के लिए हम बस ढूंढते हैं। तो वो बस है, शिवाजी नगर नाम का एक बस स्टॉप है हमारे पास। तो स्वारगेट से शिवाजी नगर जाने के लिए हर 15 मिनट में आपको एक बस मिलेगी, इतनी अच्छी सर्विस है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो 1 घंटे में तकरीबन 4 बस स्वारगेट से शिवाजी नगर की तरफ निकलती है। पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम बात करें स्वारगेट से, समझिए एक जगह है यहां पे जिसका नाम है हड़पसर। स्वारगेट से हड़पसर जाने के लिए समझिए 30 मिनट में एक बस निकलती है। वैसे ऐसे होता नहीं है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, पर मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 बसेस हड़पसर की तरफ निकलती है। तो अगर आप आम भाषा में किसी बंदे को यह समझाना चाहते हैं कि ये वार्तालाप फिजिक्स में कैसे किया जाएगा, तो आप सामने वाले इंसान को बोलेंगे कि स्वारगेट से शिवाजी नगर जाने के लिए
जो बस की फ्रीक्वेंसी है वो काफी अच्छी है, और स्वारगेट से हड़पसर जाने के लिए बस की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अच्छी है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है पर थोड़ी सी अच्छी। अब बस की फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मतलब है? जैसे अगर आप मुंबई साइड में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पहले धानु वाले लोग बहुत कंप्लेन करते थे। धानु लोकल, यस, विरार से धानु जाने वाली लोकल का टाइमिंग क्या होता था पहले? हर 1 घंटे में या हर 2-3 घंटे में एक लोकल धानु की तरफ जाती थी विरार से, बराबर है। सो अगर हम बोलेंगे, कोई भी हमसे पूछता था यार धानु जाना है, तो सामने वाला इंसान बोलता है यार धानु जाने वाली लोकल की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। पर यार अगर आप चर्च गेट से आप विरार जाना चाहते हैं तो भाई आपको हर 2 मिनट में एक लोकल मिल रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब आप टाइम के हिसाब से किसी चीज को डिपिक्ट करते हैं, जब आप टाइम के हिसाब से किसी चीज के बारे में कंपैरिजन करते हैं, जब आप टाइम के हिसाब से किसी चीज के बारे में वार्तालाप करते हैं। यहां पे आपने ऐसा क्यों कहा कि स्वारगेट से शिवाजीनगर जाने की बस सर्विस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है? क्योंकि 1 घंटे में तकरीबन 4 बसेस स्वारगेट से शिवाजीनगर की तरफ जा रही है। वही स्वारगेट से हड़पसर जाने वाली बसेस की फ्रीक्वेंसी आपने अच्छी इसलिए नहीं बताई क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 2 बसेस जा रही है। आपने यह कंपेयर किया कि 1 घंटे में शिवाजीनगर की तरफ कितनी बसेस जा रही है और 1 घंटे में हड़पसर की तरफ कितनी बसेस जा रही है। सिमिलरली मुंबई में अगर आप रहते हैं तो 1 घंटे में चर्चगेट से विरार की तरफ कितनी लोकल निकलती है और विरार से धानु की तरफ कितनी लोकल निकलती है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चर्चगेट से विरार जाने वाली लोकल्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी है और विरार से धानु जाने वाली लोकल की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। पर हम यहां पे बस और लोकल तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो यहां वेव पढ़ रहे हैं। तो वेव में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? वेव में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका पार्टिकल कितने वाइब्रेशंस करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ईच सेकेंड। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया तो उस पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि एक वाइब्रेशन करने का मतलब क्या होता है। मैं फटाक से उसको रिकैप कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा मीन पोजीशन होता है, ये हमारा एक्सट्रीम, ये हमारा एक्सट्रीम। दिस इज अवर पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज अवर नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूं मैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। आई होप आपको पता होगा, ये सिर्फ मैंने नंबर्स रखे हैं। सपोज कीजिए पार्टिकल ने 1 से शुरू किया, वो 2 पे गया, 2 से वापस 1 पे आएगा, 1 से वापस 3 पे जाएगा, 3 से वापस 1 पे आएगा। जब पार्टिकल इतना कुछ कर लेता है, यानी कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन, इतना करने को एक वाइब्रेशन बोला जाता है। ऐसे कितने वाइब्रेशन आपका पार्टिकल 1 सेकंड में करता है, उसको आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रति सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी है। कुछ समझा? अरे हो क्या, भाग गए? हेलो, एनीबडी देयर? है ना रे बाबा सब लोग इधर? हाँ, अब अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए तो चले वापस बॉलीवुड के पास। आधे लोग बोलेंगे सर हर चीज में बॉलीवुड घुसा देते हो आप। देखा, जब बॉलीवुड में वही अपना ईसीजी वाला ग्राफ याद है, जब जब नॉर्मल नॉर्मल इंसान की धड़कनें होती हैं तब क्या होता है, और जब कोई घबराहट में धड़कनें दिखाता है या फिर मरने के पहले, आपने देखा कितने जल्दी जल्दी ग्राफ जाता है, टू 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 टू
टूम। देखा देखा। कैन आई से कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि अपना हार्ट ज्यादा जोर से धड़कने लगता है प्रति सेकंड। हार्ट का धड़कना प्रति सेकंड ज्यादा, उसी को तो आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो। अगर मैं हार्ट के फॉर्म में आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलूं तो क्या, एक सेकंड में आपका दिल, एक सेकंड में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, बराबर। सम पीपल से यार मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, यार मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। तो अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, इसका मतलब एक सेकंड में आपका दिल ज्यादा धड़क रहा है। क्या बोलते हो आप? इसी चीज को आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। इसी चीज को आप क्या कहते हो? फ्रीक्वेंसी। पर हमें यह सब चीज हमारे पार्टिकल के वाइब्रेशन के फॉर्मेट में समझनी है। कितने लोगों के दिमाग में फ्रीक्वेंसी जा रहा है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का तरीका एन हो सकता है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में एफ हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट आप जानते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है हर्ट्ज, एच जेड। क्लियर है सब लोग के दिमाग में फ्रीक्वेंसी? डन। बहुत ही बढ़िया। लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो आपको पता होना चाहिए, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी के साथ। सिंपल सा डेफिनेशन है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। सिंपल सा डेफिनेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए कितना समय लगता है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब आप समझते हैं सब लोग? और इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन, कहां से कहां तक? ये है आपका एक वाइब्रेशन। इस एक वाइब्रेशन को करने के लिए जितना समय लगेगा, उस चीज को आप बोलोगे टाइम पीरियड। कृपया करके ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे टाइम टेकन भी लिखा रहता है, इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, जिसको छोटा टी बोला जाता है। टाइम टेकन और टाइम पीरियड में जमीन आसमान का फर्क है। टाइम टेकन का मतलब होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस इज टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपकी वेव को कितना समय लगा, उसको आप टाइम टेकन बोलते हैं। बट टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय आपको लगेगा। क्लियर है टाइम पीरियड? सब लोगों के दिमाग में टाइम पीरियड क्लियर है? पक्का? डन। एक वाइब्रेशन करने के लिए कितना टाइम आपको लगेगा, उसको आप बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम टेकन के बारे में मैंने क्या बताया कि आपकी वेव को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा, उसको आप बोलेंगे टाइम टेकन। पहचानने का तरीका यह है, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और टाइम टेकन स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। अगली जो चीज है जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड।
देखा है आपने फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बराबर। यानी कि क्या आप ये चीज जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि किसी ने आपसे यह कहा कि एक बंदे की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60 हर्ट्ज। क्या मतलब है इस चीज का? कोई आपको आके कहता है कि यार एक पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका पार्टिकल वाइब्रेट्स 60 टाइम्स इन 1 सेकेंड। समझे? क्या क्या? आपका पार्टिकल 60 बार वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड में, इसलिए बोला जा रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इमेजिन। अब अगर कोई आपसे कहेगा कि टाइम पीरियड कितना है, क्या जानते हैं आप टाइम पीरियड के बारे में? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा, है ना? क्या एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा? क्या आप जान रहे हैं? क्या आप सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल 60 बार वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड में? तो एक बार वाइब्रेट करने में उसको कितना टाइम लगेगा क्लास? गेस करके बताइए। टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है 1/n, यानी कि 1/60। लिख सकते हैं 1/60। यस, तो ये कितना हो जाएगा क्लास? 0.1667 सेकेंड्स। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। यानी कि 0.166 सेकेंड्स में वो एक वाइब्रेशन कर लेता है, इसलिए वो 1 सेकेंड में 60 वाइब्रेशंस कर सकता है। तो 0.01667 सेकेंड्स उस बंदे का टाइम पीरियड हो जाएगा। क्या आपको एक बात समझ में आई? अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका टाइम पीरियड बहुत कम आएगा। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बहुत ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम आपका टाइम पीरियड आएगा। कितने लोगों के दिमाग में बात छप रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का? एवरीबडी इज ओके? कल को अगर किसी ने आपको बोला कि 120 हर्ट्स, इससे आपको क्या समझ में आया? आपका पार्टिकल 1 सेकेंड में 120 बार वाइब्रेट करता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 120 बार। तो आप टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेंगे तो आप 1/120 कर सकते हो ना, तो आपको उसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। और कोई डाउट मुझसे पूछना चाहता है? क्लियर है आप लोग के दिमाग में ये सब चीजें? डन। चेक कर लीजिए, किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं। बढ़ू मैं आगे? बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग क्लास, एक चीज होती है वेलोसिटी आपकी वेव की, जिसको v से डिनोट किया जाता है।
और फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप लिख सकते हो वेवलेंथ अपॉन टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, टाइम पीरियड। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके वेव की जो डिस्टेंस है वो तो वेवलेंथ होती है, और जो वेव को टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो लैम्डा बाय टी कर लीजिए, और आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, यहां पे आपको 1/t दिखाई दे रहा है, 1/t को आप लिख सकते हैं n लैम्डा। ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। क्लियर? अरे बेटा यहां पे v इज इक्वल टू 1/t दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लिखा है ना, 1/t इंटू लैम्डा। 1/t क्या होता है बेटा? अभी तो बताया 1/t इज फ्रीक्वेंसी। अरे अभी तो ऊपर लिखा था 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, लिखा था कि नहीं लिखा था? कितने लोग को गॉट इट है वेलोसिटी का फॉर्मूला? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, इतनी बातें तो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहा है, लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात कर रहा है, वो सब टॉपिक उन्होंने स्किप कर दिए गए हैं। तो उन सब टॉपिक्स के बारे में फिलहाल बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अगर 8.3 टॉपिक स्किप कर दिया गया है तो 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2 ये सब टॉपिक थोड़े बहुत हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल सकते हैं, हाँ बोलते हैं, कहीं कहीं क्रिश फ्रीक्वेंसी को न्यू भी बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसको न्यू बोलते हैं। और कहीं कहीं पे एन, और कहीं कहीं पे एफ, ऐसे तीन तरह से आपको फ्रीक्वेंसी डिनोट होते हुए मिल जाएंगे। इस चीज को न्यू बोलते हैं, एन या फिर एफ, ठीक है? क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, कृपया उस चीज को ध्यान से समझें, ठीक है? याद रखिए, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होता है ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। द रीजन बीइंग, वो 8.3 टॉपिक या 8.2 टॉपिक के बाद ही उस चीज को स्किप कर दिया गया है, तो हम उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है? हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है प्लस थोड़ी टेढ़ी है, यानी कि इसमें ऐसे ऐसी बातें की गई हैं जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो अगला आधा घंटा या 45 मिनट पूरा का पूरा ध्यान लगा के टॉपिक समझना है। मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। न्यूटन्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल के बताएंगे। पर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते समय, या वेलोसिटी ऑफ साउंड जब न्यूटन निकाल रहे हैं, तो उन्होंने किस किस चीजों के बेसिस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली, क्या क्या उन्होंने अजम्पशंस किए,
क्या क्या उन्होंने बातें की, हम उन सब चीजों के बारे में चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन्स क्या कहते हैं, पहले वो हम समझ लेते हैं। न्यूटन्स का यह कहना है कि जो साउंड वेव है, जो साउंड वेव है, जब वो प्रोपगेट करती है मतलब साउंड वेव जब एक मीडियम में आगे बढ़ती है, तो वो मीडियम के साथ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करती है। किसका? मीडियम का। अब आप सोच रहे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तक से सब बढ़िया चल रहा था, सडनली हम न्यूटन पे आ गए, और न्यूटन पे आते ही पहला पॉइंट ही आपने ऐसा फेंक के मारा है जो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। आराम से, पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। आराम से आपके दिमाग को पहले समझाइए कि हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूटन जी हमें बताने वाले हैं साउंड की रफ्तार, यानी कि साउंड कितनी तेजी से भागता है। साउंड की रफ्तार तो होगी, क्योंकि आप और मैं बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज सुनाई दे रही है तो साउंड की रफ्तार तो है। जब लाइट की रफ्तार हो सकती है तो साउंड की रफ्तार क्यों नहीं हो सकती? तो न्यूटन जी हमें एक फॉर्मूला बताएंगे, जिस फॉर्मूला में अगर हमने कुछ चीज पुटअप कर दी तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। सबसे पहला ज्ञान जो न्यूटन जी हमें देते हैं वो ये है कि जब भी साउंड वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपरगेट करती है तो उस मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नाम की चीज होती है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब होता है, कंप्रेशन यानी कि उस मीडियम के पार्टिकल्स पास पास आते हैं। रेयरफैक्शन का मतलब है उस मीडियम के पार्टिकल्स कहीं कहीं पे दूर दूर जाते। पास पास आने को आप कंप्रेशन कहते हो, दूर दूर जाने को आप रेयरफैक्शन कहते हो। इस चीज को समझना है तो आपको सांप देखना पड़ेगा। बादल बोलेंगे सर क्या करते हो? सांप, जब सांप चलता है या कोई एक ऐसा सांप जो हवा में उड़ता है, क्या आपको ये बात भी पता है कि कोई कोई सांप हवा में उड़ते हैं, कोई कोई सांप जो डेजर्ट में चलते हैं, डेजर्ट के अंदर वो अपनी बॉडी को सबसे पहले कंप्रेस करते हैं, फिर वो अपनी बॉडी को दूर दूर करते हैं। ऐसा करके वो सांप आगे बढ़ता है। डेजर्ट में एक सांप है जिसका नाम रैटल स्नेक है। रैटल स्नेक जब चलता है तो अपनी बॉडी को स्क्वीज करता है, पहले कंप्रेस करता है, फिर अपनी बॉडी को छोड़ता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर वापस कंप्रेस करता है, फिर छोड़ता है तो आगे बढ़ता है। न्यूटन्स का कहना है कि जब साउंड वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाती है तो साउंड वेव उस मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नाम की चीजें लेके आती है। अब आपका दिमाग बोलेगा कि सर हमें यह तो जरूर समझ में आ रहा है कि सांप कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करके आगे बढ़ता है, हमें यह जरूर समझ में आ रहा है कि कंप्रेशन करने का मतलब क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है, परंतु सर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मीडियम में कैसे लेके आएगा? आप बोल रहे हो, न्यूटन जी बोल रहे हैं तो लाता होगा, पर सर अगर आप थोड़ा दिखा देते तो सर मजा आ जाता, थोड़ा हम इमेजिन कर पाते। अब सर मैं साउंड को सांप समझ के इमेजिन करूं तो ये फिजिक्स की तौहीन हो जाएगी ना सर, है ना? तो थोड़ा मीडियम के फॉर्मेट में हो जाए तो सर मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। यहां पे हम बना लेते हैं अपना मुंह इतना बड़ा, यहां पे हम बना लेते हैं अपने कान इतने छोटे। वैसे इसमें एक सोशल किस्म का मैसेज था, एक मैं बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है यहाँ पे, कि आजकल लोगों के मुंह बहुत बड़े हैं, कान बहुत छोटे, मतलब लोग बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं।
मेरे मुंह और मेरे कान के बीच में कुछ एयर के पार्टिकल्स, ये है आपके एयर के पार्टिकल्स। बात को ध्यान से समझना, जब आप मुंह खोल के बात करते हैं तो आपके मुंह के सामने वाले पार्टिकल जाके दूसरे वाले पार्टिकल को जरूर धक्का मारते हैं, इस तरह से। तो जब वो उनको धक्का मारेंगे तो कुछ दूर तक के पार्टिकल एक साथ थोड़ा चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये धक्का मारने की वजह से मेरे मुंह के पास से धक्का आया है, जिससे कुछ दूरी तक के पार्टिकल एक दूसरे के साथ थोड़े चिपक गए, परंतु ये धक्का ज्यादा दूर तक तो जाएगा नहीं। तो इसके बाद वाले पार्टिकल्स को कोई खबर नहीं है कि वहां से कोई धक्का आ रहा है, ये तो चुप बैठा है इसे। देखो उनके बीच की दूरी कितने की है। पार्टिकल्स के बीच की दूरी से अंदाजा लगाना कि कंप्रेशन कहां हो रहा है और रेयरफैक्शन कहां हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा तो मैं आपको यहां से यहां तक कंप्रेशन की जानकारी दे रहा हूं और मैं आपको यहां से यहां रेयरफैक्शन की जानकारी दे रहा हूं। थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाइए, आपने मुंह खोला, आपके मुंह के पास वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लग गए, तो टकराते टकराते वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, पर वो टकराना थोड़े दूर तक जाएगा और फिर आगे वाले पार्टिकल्स बोलेंगे भाई हमको तो कुछ खबर ही नहीं है। परंतु थोड़े देर के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल जो पास पास में आए हैं ये लोग बोलेंगे अबे हम लोग को अब दूर दूर जाना है। ऐसा समझ लीजिए जहां पे यहां पे थोड़ा बहुत इलास्टिक किस्म का मूवमेंट होता है, इलास्टिसिटी, ऐसा मूवमेंट होता है। यानी कि अगर कोई चीज कंप्रेस हो जाती है तो थोड़े देर के बाद वो चीज अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करती है। तो जब ये लोग अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये लोग जिनके साथ रेयर फ्रैक्शन हुआ है उनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके आगे आपको और एक लेयर दिखाई देगी जो थोड़ी बहुत कंप्रेस हो गई है। आप पार्टिकल्स के दूरी के बीच का अंदाजा लगाएं और आप उससे गेस करें कि कहां कंप्रेशन हो रहा है और कहां रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। अब सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहां पे वापस कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे वापस रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, जहां पे कंप्रेशन हो रहा है ऐसा समझिए कि वहां पे कोई तरह की एक इलास्टिक एनर्जी वहां पे समा चुकी है। क्या समा चुकी है? इलास्टिक एनर्जी। ऐसा समझिए जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो आप स्प्रिंग को जरा छोड़ के दिखाना, वापस बड़ा होगा। तो स्प्रिंग जब वापस बड़ा होता है तो उसको आप रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। वैसे ही जो पार्टिकल्स अभी कंप्रेस हुए हैं अगले बार में मतलब थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल रेयर फ्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो पार्टिकल अभी रेयर फ्रैक्ट किस्म में है वो पार्टिकल फिर कंप्रेस होंगे। यानी कि थोड़े देर के बाद आपको यही सिनेरियो उल्टा दिखाई देगा। जिन्होंने कंप्रेशन किया है वो रेयर फ्रैक्शन करेंगे, जिन्होंने रेयर फ्रैक्शन किया वो कंप्रेशन करेंगे।
ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की कहानी बन क्यों रही है? ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की कहानी वाइब्रेशन की वजह से बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टिकल एक जगह पे मौजूद नहीं है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। और अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस जगह में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और इस जगह में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आएंगे। ये वाइब्रेशन का कमाल हो सकता है। अब यही चीज क्यों ना हम इंसान के तौर पे समझे, तो शायद आपको चीजें बराबर समझ में आए। ये एक इंसान यहां खड़ा है, ये एक इंसान यहां खड़ा है, ये एक इंसान यहां खड़ा है। आपने इसको, इसको और इसको, तीनों को यह कहा कि तुम्हें वाइब्रेट करना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वाइब्रेट करना है। सबने कहा ठीक है भाई हम वाइब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं इस तरफ जाऊंगा, इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं भी इस तरफ जाऊंगा, और इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं भी इस तरफ जाऊंगा। और ऐसा समझ लीजिए कि सामने हमने एक दीवार लगा दी है। थोड़े देर के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि इस तरफ गर्दी ज्यादा हो गई है और यहां पे पूरी जगह खाली है। तो इस वाली जगह को आप रेयर फ्रैक्शन मान सकते हैं, इस वाली जगह को आप कंप्रेशन मान सकते हैं। पर क्या ये तीनों लोग यहीं पे रहेंगे? नहीं। थोड़ी देर के बाद ये तीनों लोग वापस अपनी अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं वापस खुला खुला चीजें हो जाएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं समझना चाहते तो आप इस तरह से समझे कि समझो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, ये दोनों एक डायरेक्शन में आते हैं और ये बंदा इस डायरेक्शन में जाता है। तो थोड़े देर के बाद जो नजारा आपको दिखाई देगा, दो लोग एक साथ और एक आदमी अकेला। यानी कि यहां कंप्रेशन हो गया, यहां रेयर फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाला आदमी बोलेगा देख अभी मैं तेरे पास आया था ना, अब मैं तेरे से दूर जाऊंगा। मतलब थोड़े देर के बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। मतलब इन द सेकंड केस अब सेकंड आदमी और थर्ड आदमी मिलने जा रहे हैं। तो अब ये अकेला हो जाएगा और यहां पे दो आदमी हो जाएंगे। यानी कि अब इधर रेयर फ्रैक्शन है, इधर कंप्रेशन है। ज्यादा गर्दी मतलब कंप्रेशन, और जहां खुला खुला वहां रेयर फ्रैक्शन। एक आदमी मतलब खुला खुला, दो आदमी मतलब कंप्रेशन, गर्दी। तो आपको एक अपने दिमाग में यह चीज लगानी है कि वाइब्रेशन ही हो रहा है, वाइब्रेशन ही हो रहा है। बस जहां पे वाइब्रेशन हो रहा है तो यह संभावना बन जाती है, संभावना बन जाती है कि कभी कभी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, कभी कभी पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वहां पे एक कंप्रेशन वाला रीजन क्रिएट होगा, पर कहीं ना कहीं जरूर रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन क्रिएट होगा। अगर कहीं पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ है तो कहीं ना कहीं रेयर फ्रैक्शन पक्का क्रिएट होगा। इस बात का ज्ञान आपको मेरे ये तीन लोगों के एग्जाम्पल से जरूर समझ में आ रहा होगा। क्या आपने देखा स्टार्टिंग में तीनों लोग बराबर दूरी पे खड़े थे, उसके बाद जैसे ही दोनों ने सोचा कि हम एक दूसरे के पास जाएंगे, तो इन माय फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी दो लोग साथ में खड़े हैं, तो यहां पे अगर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है तो यहां पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप अगर ये दोनों पास में आए हैं तो इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो अब ये दोनों अलग हो रहे हैं तो यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। यही न्यूटन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब साउंड वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में आगे ट्रैवल करता है तो वो मीडियम एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जैसी चीजों में डिवाइड हो जाता है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? मतलब जो पार्टिकल पहले कंप्रेशन कर रहा है वो बाद में रेयर फ्रैक्शन करेगा, बिल्कुल सही। अगर कोई पार्टिकल पहले पास पास में आ रहा है दूसरे के, तो बोलेगा अब चल दूर दूर निकलते हैं। वैसे दूर दूर जाने का उन्होंने क्यों ठाना? क्योंकि हमें हमें वाइब्रेशन करना है, हम एक जगह पे नहीं बैठ सकते। ठीक है तू अभी मेरे पास आया, मैं तेरे पास आया, पर अभी दूर दूर तो जाना है। सर ऐसा होता है क्या? उन्हें दूर दूर जाना है, कोई एनर्जी कोई टेंशन? ऑब्वियसली आपके मुंह से एनर्जी तो निकल रही है, आपके मुंह से एनर्जी ही तो निकल रही है, वही तो एनर्जी इनसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करके करने पे मजबूर कर रही है।
कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये वाइब्रेशन की वजह से कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन हो सकता है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मैंने 3 लोगों का एग्जांपल दिया, ये 3 लोगों का एग्जांपल एक्चुअल में ये समझाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको ये समझना है कि भले ही इनिशियली तीनों लोग एक ही डिस्टेंस में थे, बट ऐसा वक्त जरूर आएगा जब 2 लोग पास में आएंगे, एक अकेला पड़ जाएगा, और फिर 2 लोग पास में आएंगे, दूसरा अकेला पड़ जाएगा। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बदलता रहेगा। आप देख सकते हैं यहां पे पहले कंप्रेशन हो रहा था, पर बाद में वहां रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, और वहीं पे कहीं पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा था, बाद में वहां कंप्रेशन हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? ऑल्टरनेट प्रोसेस होगा। जहां पहले कंप्रेशन हो रहा है वहां रेयर फ्रैक्शन होगा, जहां पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है वहां कंप्रेशन होगा। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको छोड़ने वाला तो हूं नहीं। अगले एग्जाम्पल में हम इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल लेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीजें बहुत अच्छी तरह से पड़ेंगी। ट्रैफिक सिग्नल कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के बेसिस पे ही काम करता है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो लगा था ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट पे काम करता है। आप तो बोल रहे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पे काम कर रहा है। बिल्कुल कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पे काम करता है। देखना ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे एक ट्रैफिक लाइट है, यहां पे एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है? ठीक है क्रिश, आपका कोई दोस्त है? क्रिश, डू यू हैव एनी फ्रेंड? है ऐसा कोई फ्रेंड है जो 10वीं मंजिल पे रहता होगा? क्रिश का सवाल है सर साउंड कितनी दूर ट्रैवल कर सकता है? तो ऐसे दोस्त बनाओ ना। क्रिश आप एक ऐसा दोस्त बनाओ जो 10वीं मंजिल पे रहता है, ठीक है? फिर कल आप जाना, उसको बोलना तू मेरे साथ क्रिकेट खेलने आएगा, मैं तेरे को नीचे से आवाज देता हूं। तो आप उसके घर के नीचे खड़े होना और चिल्लाना, ए 10वीं मंजिल पे रहने वाले मेरे दोस्त आजा क्रिकेट खेलना है। उसको सुनाई देगा बेटा। साउंड कितनी दूर ट्रैवल कर सकता है, ये वैसा ही सवाल है जैसे आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतना ही ट्रैवल कर सकता है। साउंड की रफ्तार तकरीबन 330 मीटर्स प्रति सेकंड की होती है। अब 330 मीटर्स प्रति सेकंड तक जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद दम तोड़ देता है। जैसे कि आप नीचे खड़े होकर अपने 10वीं मंजिल वाले दोस्त को आवाज लगाओगे तो 10वीं मंजिल वाले दोस्त को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपने जो चिल्लाया है वो पहले दूसरे या तीसरे फ्लोर तक जाने के बाद ही खत्म हो जाएगा। तो साउंड जो है वो दम तोड़ देता है। दम तोड़ने का मतलब क्या होता है? दम तोड़ने का मतलब होता है कि आपने जो बोला और आपके 10वीं मंजिल के दोस्त के बीच में जो हवा है, आप उस हवा में इतनी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर पाए कि आपके मुंह से निकली हुई एनर्जी 10वीं मंजिल पे बैठे हुए आपके दोस्त के कान तक पहुंच गई। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है, ये बीच में ही ये दम तोड़ दिया। आपने इतने जोर से नहीं चिल्लाया। आया समझ में आया? सूरज साउंड पे ग्रेविटी वेविटी नहीं लगती, वाइब्रेशन पे लग सकती है। ट्रैफिक वाला एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। क्या आप जानते हैं जब दो सिग्नल एक के बाद एक होते हैं तो समझिए आवन जावन कुछ ऐसा है। यहां से एक रोड है, यहां से भी एक रोड है, इस तरह से। क्या आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रैफिक वाले या ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअल में गाड़ियों को एक जगह पे कंप्रेस कर लेता है, इस तरह से। अगर ये सिग्नल रेड है तो सारी की सारी गाड़ियां यहां पे एक साथ कंप्रेस हो जाएंगी। पर क्या आप ये बात जानते हैं उसके पीछे आने वाली गाड़ियां, उसके पीछे आने वाली गाड़ियां अभी भी कंप्रेशन के माहौल में नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे सिग्नल रेड हो गया। पर जहां सिग्नल रेड हो चुका है वहां पे जो गाड़ियां हैं वो कंप्रेस हो चुकी है। तो उसके पीछे की गाड़ियां अभी भी अच्छी खासी स्पीड से आ रही है, वो बहुत दूर है ट्रैफिक सिग्नल से। पर जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो आपको साफ साफ ये बात पता है कि जिन लोगों ने कंप्रेशन किया था अब वो लोग रेयर फ्रैक्शन करने लगते हैं।
पर जो लोग पहले रेयर फ्रैक्शन कर रहे थे, जब तक वो ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचेंगे, अब वो लोग कंप्रेशन के माहौल में आ जाएंगे। क्या आप बात को समझ रहे हैं? जहां पे पहले कंप्रेशन हो रहा था किसी और पार्टिकल्स का, उनका अब आगे जाके रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, और जिनका पहले रेयर फ्रैक्शन हो रहा था उनका कंप्रेशन हो रहा है। मतलब इट्स एन ऑल्टरनेट प्रोसेस। इट्स एन ऑल्टरनेट प्रोसेस। मैं और बड़बड़ करूं कि आपको समझ में आ गया है कि साउंड वेव भी इसी तरह से काम करते हैं। पक्का ट्रैफिक सिग्नल पे कंप्रेशन देखा तो होगा मेरे भाई, कि उतना भी नहीं देखा। और जैसे ट्रैफिक सिग्नल खुलता है रेयर फ्रैक्शन होता है कि नहीं, लोग दूर दूर भागते कि नहीं भागते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो न्यूटन का पहला पॉइंट समझाने में ही हमने दम तोड़ दिया। न्यूटन का पहला पॉइंट ये था बेटा कि न्यूटन का कहना है कि साउंड जब ट्रैवल करता है, साउंड जब ट्रैवल करता है तो जो मीडियम है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करता है। सबसे पहला पॉइंट जो न्यूटन ने डाला। दूसरा पॉइंट जो न्यूटन अपने हिसाब से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट न्यूटन के हिसाब से यह है कि जब कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं न्यूटन? न्यूटन बोल रहे हैं भाई कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, पर ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बहुत ही आराम से होता है। मतलब पार्टिकल बहुत आराम आराम से पास पास में आते हैं, और पार्टिकल बहुत आराम आराम से दूर दूर जाते हैं। कोई घाई नहीं है किसी को। सब लोग ने कहा ठीक है, न्यूटन कह रहे हैं तो सही होगा। तीसरा पॉइंट न्यूटन क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट न्यूटन कहते हैं कि ये प्रोसेस इतना स्लो प्रोसेस है यस यस दर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, ध्यान से सब लोग को समझना है। सेकंड पॉइंट न्यूटन ने क्या बोला, सबको समझ में आया? पहले सेकंड पॉइंट के बारे में हाँ ना बोल दो मुझे। जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये बात सबको समझ में आती है? आती है सबको समझ में ये बात? मीडियम के पार्टिकल पास पास में आते हैं, फिर दूर दूर जाते हैं, फिर पास पास में आते हैं, फिर दूर दूर जाते हैं, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर। ये जो पास पास दूर दूर वाला खेल चल रहा है, ये बहुत ही आराम से होता है, बहुत ही स्लो होता है, ऐसा न्यूटन कहते हैं। ठीक है क्लास? अगली चीज मेरी बिल्कुल ध्यान से समझना। न्यूटन कहते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होगी, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे वो हीट रिलीज हो जाएगी। लोगों ने पूछा कंप्रेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी, ये तो पहले तुमने कभी बताया नहीं। तो न्यूटन ने कहा अरे पागल, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं। अगर पार्टिकल पास पास में आएंगे तो गर्मी तो पैदा होगी ना। पार्टिकल अगर पास पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराएंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा तो गर्मी पैदा होगी। लोगों ने कहा हाँ ये तो बात हमने सोची ही नहीं। तो न्यूटन कहते हैं कि क्या कहते हैं न्यूटन? न्यूटन कहते हैं देखो, जब होगा कंप्रेशन तब पैदा होगी हीट। लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कंप्रेशन में हीट पैदा होगी, वाह 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 वाह। पर जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो वो हीट रिलीज हो जाएगी, मतलब वो हीट गायब हो जाएगी। लोगों ने कहा बात में तो दम है, क्योंकि जो लोग लोकल में ट्रैवल कर चुके हैं
उनको इस बात की फीलिंग आ रही होगी, एकदम रात के 8 बज रहे हैं, अपन जा रहे हैं फ्रॉम विरार टू चर्च गेट, ऐसा धक धक वाला लोकल भरा हुआ होता है, एकदम कंप्रेशन, एकदम खतरनाक वाला हीट, और आधे से ज्यादा लोग या तो विरार से चर्च गेट जाते समय बोरीवली का इंतजार करते हैं, या तो बैंड्रा का इंतजार करते हैं, और चर्च गेट से विरार जाते समय नाला सोपारा का इंतजार करते हैं। एनीबडी हु हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम चर्च गेट टू विरार एंड टेल मी, वर यू नॉट वेटिंग फॉर नाला सोपारा? आप नाला सोपारे में नहीं रहते, आप विरार में रहते हैं, पर फिर भी आप नाला सोपारा का इंतजार कर रहे थे। जब नाला सोपारा में भीड़ कम होती है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता रेयर फ्रैक्शन हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हीट रिलीज हो गई, ऐसा नहीं लगता ठंडा ठंडा, अरे बाप मस्त एकदम मजा नहीं लाइफ। न्यूटन कहते हैं पहले तो यह समझो कि प्रोसेस बहुत ही स्लो है, स्लो यानी कि कंप्रेशन आराम आराम से हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन आराम आराम से हो रहा है। तो न्यूटन कहते हैं कि बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो, this implies the heat produced during compression has enough time to get released during rarefaction। बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो। लोकल में खुद को बिठाओ, चर्च गेट टू विरार लेके जाओ और मेरी बात पे गौर फरमाओ। न्यूटन क्या बोल रहे हैं बहुत मस्त समझ में आएगा। न्यूटन कह रहे हैं कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, पहले इस बात पे वावा हो जाए। कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, इस बात पे वावा हो जाए पहले सबका। है वावा है सबका, एकदम कड़क है। हाँ, इस बात पे भी वावा हो जाए कि रेयर फ्रैक्शन में हीट रिलीज हो जाती है, इस बात पे भी वावा है सबका, है ना। और अगर ये प्रोसेस स्लो है, अगर ये प्रोसेस स्लो है तो न्यूटन कहते हैं देख कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होगी, स्लो प्रोसेस होने की वजह से रेयर फ्रैक्शन के टाइम वो हीट आराम आराम से बाहर निकल जाएगी। और हम दोनों इस बात के समर्थन में हैं कि न्यूटन ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। वाह 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 वाह। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सही है, आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। गॉट इट है, एवरीबडी गॉट इट है। लोगों ने न्यूटन से कहा सर जी जरा आगे बढ़िए, ठीक है आपने कहा कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, हमने कहा वाह वाह। आपने कहा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन स्लो स्लो होता है, हमने कहा वाह वाह। फिर आपने कहा कंप्रेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है और रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे वो हीट निकल लेती है, हमने कहा वाह वाह, आगे तो बढ़िए। फिर न्यूटन कहते हैं कि अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो हीट रिलीज हो जाती है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट रिलीज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि मीडियम का मीडियम का मीडियम का टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। थोड़ी हाई फाई बात बोल दी है न्यूटन ने, पर वाह वाह करने से पहले समझ जाओ, वाह वाह करने से पहले समझ जाओ। तुम्हारे जेब में 100 रुपए, किसी ने तुम्हें दिए 10 रुपए और तुमने वो 10 रुपए किसी और को दे दिए, तो तुम्हारे जेब में जो पैसे हैं वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, क्योंकि जितने पैसे तुम्हारे पास आ रहे थे उतने पैसे तुम किसी को दे रहे थे।
तो तुम्हारे जेब में थोड़ी पैसे बढ़ेंगे भाई। जितनी हीट तुम प्रोड्यूस कर रहे थे उतनी हीट तो तुम दे रहे हो बाहर। द हीट विच यू आर प्रोड्यूसिंग इज द हीट विच यू आर रिलीजिंग। दैट मीन्स तुम्हारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। कितने लोग इस बात पे वाह कर रहे हैं? कितने लोग को चौथा पॉइंट समझ में आ रहा है न्यूटन का? क्या न्यूटन ने सही बात कही है? वाह है, सब लोग का वाह है। दिल से आना चाहिए वाह, दिल से आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सर मतलब हाँ सर मतलब ठीक है, अरे यार तो ठीक है ना, मजा है कि नहीं है? ऑनेस्टली आना चाहिए। यस सर, ऑनेस्टली आना चाहिए, है ना? बात में दम है ना? मीडियम का टेम्परेचर जो है, मीडियम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर है। समझो आपने कंप्रेशन के टाइम पे कुछ हीट प्रोड्यूस की और रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे वो हीट बाहर निकल जाए, तो टेम्परेचर थोड़ी बढ़ने वाला है। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब आपके सिस्टम में हीट रहेगी तब बढ़ेगा ना। बराबर है कि नहीं? सिस्टम में हीट रह ही नहीं रही, जितनी हीट पैदा होती है उतनी हीट तुम बाहर भेज देते हो। तो अब तुम्हारे मीडियम में थोड़ी ना कोई हीट बचेगी, तो मीडियम का टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। सब लोग चौथा पॉइंट देख लो और बताओ, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दर्द है, किसी को कोई तकलीफ है? मेरा 10 रुपए वाला एग्जाम्पल कड़क है? क्या डन डनाडन है? आगे बढ़ा जाए? बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। मुझे पता नहीं, अगर आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसे प्रोसेसेस सुने होंगे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। अगर कोई कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के दौरान या उस कार्यक्रम के बाद आपके पर्टिकुलर मीडियम का टेम्परेचर नहीं बदला, तो आप बोलेंगे कि यह प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। दिमाग में रख लीजिए, केमिस्ट्री में तो सुनेंगे ही, अगले साल यानी कि 12वीं में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त भी फिजिक्स में सुनेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटन ने दुनिया से कहा कि तुमने इस बात पे बोला है वावा कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, तो कैन आई कॉल दिस प्रोसेस एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? लोगों ने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कह दो आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने यह बात कही कि तुमने इस बात पे यकीन किया है कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन नाम की चीज हो रही है, तो कैन आई कॉल दैट देयर इज एन इलास्टिसिटी इन द मीडियम? हमने कहा बिल्कुल सही। इलास्टिसिटी का मतलब समझिए, रबर को देखिए और रबर से पूछिए तेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो रबर बोलेगा मेरे पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तभी तो मैं कंप्रेशन भी कर सकता हूं, मैं रेयर फ्रैक्शन भी कर सकता हूं। और हमने आइसोथर्मल इसलिए कहा क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीजों के बेसिस पे न्यूटन ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे के पास इलास्टिसिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है तो हम उसकी वेलोसिटी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई बाय रो, जहां पे ई का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पे जो रो मैंने लिखा है उसका मतलब है डेंसिटी ऑफ मीडियम। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जो आपको मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देता है, जिसके बारे में पूरा विस्तार में आपको 12वीं क्लास के अंदर इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसे आपने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ऐसे कुछ ना कुछ वर्णन सुने होंगे, उन्हीं का एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम का एक कांस्टेंट होता है। पर यह फॉर्मूला कहां से आया, इसके बारे में आपको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना आपके टेक्स्ट बुक्स में कोई चर्चा है, ना आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। बस आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय डेंसिटी। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। आपने इस बात पे यकीन किया कि आपके मीडियम कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं। कोई भी मीडियम कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तभी करेगा जब उसके पास इलास्टिसिटी नाम की चीज होगी। उसी इलास्टिक प्रॉपर्टी को ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम का कांस्टेंट रेफर करता है। और मीडियम के पास कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी को हमने नीचे लिख दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई ना कोई फॉर्मूला पक्का है? आंख बंद करके हां बोल दो, क्योंकि ना तो मैंने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया है और ना मैं देने वाला हूं। बस तुम्हें ये समझना है कि ये फॉर्मूले में दोनों टर्म्स जो आए हैं वो आ सकते हैं, बस इतने का हां चाहिए मुझे। कमान कमान। न्यूटन्स का कहना है कि अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस आइसोथर्मल की प्रोसेस की वजह से हम वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो है प्रेशर अपॉन डेंसिटी। P इज द प्रेशर, या फिर P कैन बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रो आप जानते हैं इट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में सवाल आते होंगे कि सर कहां कहां से लेके आते हो, या कहां कहां से आते हैं ये फॉर्मूले। आइसोथर्मल तुमने बोला, हमने मान लिया। अब तुमने डायरेक्ट हमारे सामने दो फॉर्मूला लिख दिए। मैं जानता हूं कि चीजें दिमाग में बैठने में थोड़ा त्रास हो सकता है, पर जहां मैं आपको इजीली समझा सकता हूं, जहां एग्जांपल दे सकता हूं, मैं वहां से जरूर समझाता हूं। पर जहां जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वहां मैं बोलता हूं भैया ऐसा है, मान लो। ऑब्वियसली अमन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन दोनों करने में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लगती है। खाली कंप्रेशन करने में कैसी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लगेगी? कभी आटा गूंदा है, आटे को कंप्रेस कर सकते हो, वो क्या रिफ्रैक्शन करता है? आटा वापस आता है क्या? यस चंद्रप्रभा, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेशर और इलास्टिसिटी दोनों फॉर्मूले के हिसाब से सेम है। और क्या आप इस दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके आप साफ देख सकते हैं कि एक्चुअल में न्यूटन ये कहना चाहते हैं, न्यूटन क्या कहना चाहते हैं? E इज इक्वल टू P। न्यूटन ये कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा। और इस बात में हमें दम लगता है, इस बात में हमें दम लगता है। जितना आप जोर से बोलोगे, जितना आप जोर से बोलोगे, उतना ज्यादा आपके पार्टिकल इलास्टिक मूवमेंट करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले को देख के हमें यह लगता है कि E बराबर P होना चाहिए, ऐसा न्यूटन कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सेकेंड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने की कोशिश करेंगे। प्रेशर का एक फॉर्मूला मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आई होप आपने वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो टेंशन मत रखिए। HdG अपॉन रो, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। बहुत सारे लोगों ने प्रेशर का खाली फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इसके अलावा तुमने प्रेशर का कोई फॉर्मूला देखा नहीं होगा। आज देख लो, ये एक और प्रेशर का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज HdG। H क्या है? H होता है 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर नापने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। D 13600 kg per meter cube. This is called as
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रो हवा का 1.293 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ हवा, और जी तो आप जानते ही हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। याद रखिए, जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने की कोशिश करते हैं तो वो आप मर्क्यूरी के हेल्प से नापते हैं। अब मैं ये भी जानता हूं कि आपने कभी ये सब चीज सुनी नहीं होगी, क्योंकि बैरोमीटर, मोनोमीटर, ये सब चीज आपने कभी देखा नहीं होगा, पर बीपी नापने वाला इंस्ट्रूमेंट देखा है? कितने लोग ने बीपी नापने वाला इंस्ट्रूमेंट देखा है? ब्लड प्रेशर नापते हुआ इंस्ट्रूमेंट देखा है? उसमें कोई चीज होती है ऐसे, वो ऐसे, ऐसा डॉक्टर ऐसा वो फुग्गा दबाता है तो कोई चीज ऊपर नीचे जाती है? बीपी वाले मशीन में कोई चीज ऊपर नीचे जाती है? हाँ, वो क्या है रे, वो जो बीपी वाले मशीन में एक चीज ऐसे ऊपर नीचे जाती है, क्या होता है वो? हाँ, वो मर्क्यूरी है रे, वो मर्क्यूरी है। सही पकड़े हैं, Hg है वो, समझे? तो इसलिए हमने यहां प्रेशर नापने के लिए मर्क्यूरी का सारी वैल्यूज लिखी। हाइट ऑफ द मर्क्यूरी 0.76 मीटर लिया जाता है, डी डेंसिटी मर्क्यूरी की है, जी 9.8 है, रो हमने पुटअप कर दिया। अगर आप इन सब वैल्यू को यहां पुटअप कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 279.9 मीटर प्रति सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये है वो फॉर्मूला जिससे वेलोसिटी ऑफ साउंड लाया गया, 279.9 मीटर प्रति सेकेंड। ये है साउंड की रफ्तार हवा में। बोलिए, क्या आपको समझ में आया? आया? एच की वैल्यू 0.76 आपने पुट की, डी की जगह पे आपने 13600 पुट किया, जी की जगह पे आपने 9.8 पुट किया, रो की जगह पे आपने 1.293 पुट किया। सब कुछ पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आता है 279.9 मीटर्स प्रति सेकेंड। कितने लोगों को यह बात आती है समझ में? पक्का? पक्का? पर आप जानते हो क्या, 279.9 मीटर्स प्रति सेकेंड साउंड की रफ्तार नहीं होती। न्यूटन ने जो वैल्यू लाई उसमें 16% का एरर है, क्योंकि असली में स्पीड ऑफ साउंड होता है 332.3 मीटर्स प्रति सेकेंड। यानी कि न्यूटन ने जितनी भी बातें ऊपर बोली हैं, या तो वो सारी की सारी गलत है, या तो उसमें से कुछ बातें गलत है, जिसके वजह से आंसर गलत आ रहा है। और आप सोच रहे होंगे सर हमने तो कितनी बार वाह 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 कर दिया, हमें तो लगा भाई बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अल्टीमेटली जो आया वो तो गलत आया। इस न्यूटन की गलती को करेक्ट करने के लिए जो इंसान सामने आए उनका नाम था लैपलास, और उन्होंने दिया एक करेक्शन जिसको बोला जाता है लैपलास करेक्शन।
लैपलास वो इंसान थे जिन्होंने न्यूटन की पूरी लॉजिक के अंदर क्या गलती छुपी हुई है उस गलती को निकाला और उन्होंने सही स्पीड ऑफ साउंड हमें बताई। आयुष, फॉर्मूला के बेसिस पे स्पीड ऑफ साउंड बताना था लोगों को। मशीन या नॉर्मल मैथमेटिक्स के बेसिस पे भी आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो, बट न्यूटन थ्योरेटिकली ये प्रूव करके बताना चाहते थे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। हमें सबको पता था कि स्पीड ऑफ साउंड 332 के करीब है, पर न्यूटन ने जब अपना पूरा परिभाषा बताया और हमको पता चला कि एंड में न्यूटन की वैल्यू तो 332 नहीं 279 आ रही है, तब हमें पता चला कि बेटा ये तो गलत है। फिर एक साइंटिस्ट मैदान में कूदते हैं और उनका नाम है लैपलास, जो हमें यह बताएंगे कि साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या गलती कर दी। पर उसके पहले क्या आपको न्यूटन ने क्या बोला वो सब समझ में आया? पहला पॉइंट न्यूटन ने क्या बोला, मीडियम कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करता है। उसके बाद कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बहुत ही स्लो किस्म का प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस होने की वजह से कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट पैदा होती है, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे वो हीट रिलीज हो जाती है। हीट प्रोड्यूस और हीट रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में इलास्टिसिटी आ रही है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू P, सब वैल्यूज यहां पे पुटअप की, गलत आंसर लेके आ गए। अब हम देखेंगे लैपलास इसमें क्या करेक्शन करते हैं, पर वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। क्या बोलती है पब्लिक? आज का लेक्चर बढ़िया, गुस्सा दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो लैपलास का करेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10 रुपए वाला एग्जाम्पल ये था कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी ने आपको 10 रुपए दिए और वो 10 रुपए आपने किसी और को दे दिए, तो आपके पास अभी भी 100 रुपए बचेंगे ना। 10 रुपए आए, 10 रुपए गए, हीट आई और हीट गई। बढ़िया। अमन, मैंने रिपीट किया कि लोगों को पहले से ही साउंड की सही वैल्यू पता रहती है, हम सिर्फ थ्योरेटिकली उस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रही है शिफा? बढ़ता तो था बट ये सब तो गलत है ना? गलत था ना मतलब क्या? न्यूटन ने जो बोला वो गलत ही है। जो भी चीज न्यूटन ने की वो गलत है, लैपलास उसको करेक्ट करेंगे। ये साउंड रिफ्लेक्ट कर सकता है। अच्छा, बढ़िया तो था, हाँ बढ़िया तो था, पर ये सब चीज गलत है। एब्सोल्युटली सही, बढ़िया तो था बट ये सब चीज गलत है। गलत मतलब उसमें से कुछ कुछ चीज गलत है। क्या चीज गलत है, न्यूटन ने क्या क्या गलत बातें की, वो हम अगले लेक्चर में लैपलास के थ्रू पढ़ाई करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चले, सही पढ़ने से पहले गलत पढ़ना जरूरी है। चलो टाटा बाय बाय।